हेलो बच्चों, हेलो, वेलकम टू डाउट नट पर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो आ जाइए जी, आ जाइए, आप सभी का बेटा बहुत बहुत स्वागत है डाउट नट पर। हेलो गुलफाम, हेलो रितिका, हेलो आदर्श, हेलो अलीना, हेलो 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 मिठी, गुड इवनिंग, कैसे हो आप सब? ओके तो बेटा उम्मीद है कि आज इस चैप्टर को फिनिश कर लेंगे। ओके और फिर मंडे से न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ओके गुड इवनिंग, कैसे हो आप सब? तो आ जाइए जी, आ जाइए, आप सभी का बेटा बहुत बहुत स्वागत है। हेलो गुड इवनिंग आशा, हेलो काजल, रमाकांत, आकाश, सदाकत, हेलो गोस्वामी जी, गुड इवनिंग। तो बेटा आज हम यहाँ पर, हाँ बेटा कोशिश करेंगे कि आज हम ये चैप्टर कंप्लीट कर लें, क्योंकि आज ये चैप्टर कंप्लीट हो सकता है। ठीक है, ओके तो आपको फिर संडे को एक्स्ट्रा क्लास लेने की भी दिक्कत नहीं होगी। हाँ तो बेटा आज अपना ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, ओके। हाँ जी विशाल, ओ तो आज हम यहां पर बात करेंगे लेक्चर नंबर 13 के बारे में। लेक्चर नंबर 13 के बारे में सारी चीजें देखेंगे, हर एक बात को डिस्कस करेंगे। ओके गुड इवनिंग। ओके हाँ जी, गुड इवनिंग, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है बेटा। सर रोज किससे मिलने जाते हो? भाई कहीं नहीं जाता हूं मैं मिलने बेटा, मैं एक्स्ट्रा रिकॉर्डिंग्स करता हूं। और हाँ अब जरा देखो ध्यान से, यहां पर लेक्चर नंबर 13 और लेक्चर नंबर 13 के बाद फिर हम स्टार्ट करेंगे नया चैप्टर रासायनिक बल गति की। तो बात करें यहां पर आज हम क्या देखने वाले हैं। कमेंट आ रहा है भाई, कमेंट आ रहा है। आज हम बात करेंगे यहां पर फैराडे के विद्युत अपघटन के नियम और दूसरे यहां पर व्यवसायिक बैटरियां। तो बेटा उम्मीद है आप सभी आज के लेक्चर को अच्छे से समझेंगे, क्योंकि आज हम कोशिश करेंगे कि इसको कंप्लीट कर ले, और जो कि हो जाएगा बिल्कुल आराम से, क्योंकि आज हमें व्यवसायिक बैटरियां पढ़नी है, फैराडे के विद्युत अपघटन के नियम, और एक टॉपिक पढ़ना है संक्षारण, जो कि आपने क्लास 10th में भी पढ़ा होगा, कोरोजन, लोहे पे जंग लगना। ये 3 टॉपिक हमें देखने हैं। हाँ जी, सारी की सारी चीजें पिछली क्लास से स्टार्ट करूंगा। कल बेटा कल कोई जरूरत नहीं पड़ेगी अगर हो जाएगा तो ये। हाँ तो जरा देखो ध्यान से, प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको क्या पढ़ाया था उस पर एक बार बात कर ले। हाँ जी याद कर ले कि यार पिछली क्लास में मैंने आपको क्या पढ़ाया था। सर पिछली क्लास में हमने ये देखा था कि फैराडे का पहला नियम देखा था। फैराडे का पहला नियम ये कहता था बेटा कि इलेक्ट्रोडों पर प्राप्त होने वाले पदार्थ की मात्रा परिपथ में प्रवाहित आवेश के समानुपाती होती है। कि यार प्रवाहित मात्रा आवेश Q के समानुपाती होती है। तो W बराबर Z गुणा Q आया था, या फिर W बराबर Z गुणा IT आया था, ये आया था। ओके फिर दूसरा फॉर्मूला हमें ये भी पता था कि यार Z बराबर क्या होता है, E/96,500 गुणा I गुणा T, ये हमारे पास दूसरा फॉर्मूला आया था। ओके डन है मामला। ओके जी, फिर थर्ड बात, अगर आपको ग्राम तुल्यांक ज्ञात करने हो बेटा, अगर आपको ग्राम तुल्यांक ज्ञात करने हो, ध्यान से सुनो बेटा, ध्यान से सुनो। हाँ लाइव भाई, लाइव हूं यार, डेली तो लाइव ही तो आता हूं, क्या बहकी बातें कर रहे हो। हाँ जी, अगर आपको ग्राम तुल्यांक ज्ञात करने हो तो यहाँ पे क्या करेंगे, ग्राम में भार बटे तुल्यांकी भार, ग्राम तुल्यांक ज्ञात करने का सूत्र होता है, और ये किसके बराबर हो जाएगा, I गुणा T अपॉन 96,500। तो इस सूत्र से भी आप ग्राम तुल्यांक ज्ञात कर सकते हो, और इस सूत्र से भी ग्राम तुल्यांक ज्ञात कर सकते हो। और यह आवेश, ये भी एक फैराडे में आवेश। तो अगर आपको फैराडे की संख्या ज्ञात करनी हो, कितने फैराडे आवेश प्रवाहित हो रहा है भाई, कुल आवेश बटे में 96,500, तो आपके फैराडे की संख्या आ जाएगी। तो ग्राम तुल्यांकों की संख्या ज्ञात करो या फैराडे की संख्या ज्ञात करो, आप यहां इस फॉर्मूले से ज्ञात कर सकते थे। क्लियर है बेटा? अब यहां पर हमने ये वाला विद्युत अपघटन का पहला नियम पढ़ लिया था, हाँ या ना। अब यहां पर फिर मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था, घर से करने के लिए, उसको मैंने समझाया भी था। तो जरा देखो ध्यान से, ये क्वेश्चन क्या कह रहा था।
सर कल पीवाईक्यू की क्लास रख लो। बेटा मैं पीवाईक्यू नीमो साथ के साथ तो करवाई जा रहा हूं ना, मैं आपको ऑलरेडी साथ के साथ पीवाईक्यू तो करवाई रहा हूं, क्या ही टेंशन है। ठीक, अब यहां पे जरा देखो ध्यान से, यहां पर ये वाला बन गया सबसे, ये वाला क्वेश्चन बन गया था बेटा, ये वाला क्वेश्चन बन गया था, ये बन गया, इसका 193 आएगा भाई, इसका आंसर 193 आएगा। अच्छा आज लेक्चर नंबर 12 है बेटा, कि 13 है आज लेक्चर नंबर। हाँ जी बन गया। जरा देखो ध्यान से, एक धातु की मोटाई, एक धातु जिसका 80 सेंटीमीटर स्क्वायर, 80 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये क्या दे रखा है, धातु का क्षेत्रफल दे रखा है, धातु का क्षेत्रफल दे रखा है, कितना दे रखा है बेटा, 80 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है। ओके क्लियर हो गया, पहली बात ये देखो। दूसरी बात, इसकी मोटाई हमें दे रखी है, उसकी मोटाई 5 माइक्रोमीटर। अगर माइक्रोमीटर को सेंटीमीटर में बदलना है तो यहां पर आपको कुछ बातें समझनी पड़ेगी, कुछ बातें समझनी पड़ेगी कि यार चूंकि हमें पता है 1 मीटर बराबर 10 की घात 6 माइक्रोमीटर होते हैं, और हमें यह भी पता है बेटा 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, हाँ या ना। तो अगर मैं 1 सेंटीमीटर में कितने माइक्रोमीटर होंगे तो ये निकाल लूंगा, 1 सेंटीमीटर में आ जाएंगे 10 की घात 4 माइक्रोमीटर। तो 1 माइक्रोमीटर में कितने सेंटीमीटर हुए, 1 माइक्रोमीटर में बटे में आ जाएंगे 1/10 की घात 4 सेंटीमीटर, बोले तो 10 की घात -4 सेंटीमीटर। ओके हाँ या ना। गोल्डी भाई इस टाइम पर मैं क्या पढ़ा रहा हूं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ा रहा हूं भाई, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ा रहा हूं। तो यहां पर जैसे ही आप इसको कन्वर्ट करेंगे 10 की घात -4, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। हो गया। अब जरा देखो ध्यान से, ये चीज मैंने आपको बता दी थी पिछली क्लास में। अब यहां पर एजी का जो घनत्व दे रखा है वो यहां पे तुम्हारे काम आता। क्वेश्चन में क्या बोला गया था कि भाई जो इलेक्ट्रोड है उसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल दे रखा है आपको। अब धातु की सतह पर हम क्या कर रहे हैं, मोटाई, इतनी मोटाई की परत चढ़ा रहे हैं, तो कितना आयतन वो घेरेगी, तो वो आयतन आप इन दोनों के गुणनफल से ज्ञात कर सकते हो। क्यों, क्योंकि हमें यहां पर इसका घनत्व दे रखा है। चूंकि घनत्व बराबर क्या होता है, घनत्व D बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बटे आयतन, द्रव्यमान बटे आयतन होता है। अब द्रव्यमान घनत्व हमें दे रखा है 10.8, यहां पर द्रव्यमान हमारे पास आ जाएगा। ओके, और आयतन कैसे निकाल सकते हैं, V बराबर होता है A × L। कल टेस्ट नहीं है बेटा, कल किसने बोल दिया टेस्ट है, कल थोड़ी ना टेस्ट है। यहां पर आयतन हमें क्या करना है, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल को उसकी मोटाई से या उसकी लंबाई से गुणा करना है। तो अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल कितना दे रखा है, 80। ओके, और ये सेंटीमीटर में था तो इसलिए इसको भी सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया। ये आ गया आपके पास 5 × 10 की घात -4। तो यहां से द्रव्यमान हमारे पास कितना आ गया, द्रव्यमान आपने यहां से निकाला, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 10.8 × 80 × 5 × 10 की घात -4, ये क्या आ गया, द्रव्यमान। द्रव्यमान किसमें, ग्राम में, तो ग्राम में लगा दो। ओके। अरे भाई एसपी सर पता नहीं क्या क्या बोल जाते हैं यार, पता नहीं एसपी सर से अब वापस मेरे को पहले क्लास लेनी पड़ेगी, ठीक है। ओके, पता नहीं वो कौन सी चिंगारियां लगा जाते हैं, कौन सी आग भड़का जाते हैं यहां पर। ओके, इतना क्लियर हो गया। हाँ, तो हमने यहां पर द्रव्यमान निकाल लिया। अब ऐसा मैंने आपको बता दिया था पिछले लेक्चर में। अब द्रव्यमान निकाल लिया तो अब हम क्या करेंगे, मैंने आपको क्या बोला था कि आपको पूछा गया है कितने समय तक धारा प्रवाहित करेंगे, तो हमने द्रव्यमान पता लगा लिया। अब
चूंकि हम ये सूत्र जानते हैं ना बच्चों, क्या हम ये जानते हैं W बराबर होता है E अपॉन 96,500 गुणा I गुणा T। तो आपके पास W आ चुका है ना, ये सब W तो है। तो W का मान कितना है 10.8 80 गुणा 5 इंटू 10 की घात -4, ये W का मान है। E AgNO3 से निकल करके धातु पे जा रहा है। अब आपको यह पता होना चाहिए कि Ag प्लस जब Ag में कन्वर्ट होगा तो उसका N कारक क्या होगा, क्योंकि E क्या होता है तुल्यांकी भार। तुल्यांकी भार कैसे निकालते हैं, अणुभार बटे N कारक, अणुभार बटे N कारक। यहां पर कितना, ये 0 हो गया तो कितना +1 से 0 में गया, अंतर कितने का आया, आवेश कितना है उस पर +1। तो यहां पर इसका तुल्यांकी भार डायरेक्ट निकाल लोगे ना, इसका अणुभार बटे इसका N फैक्टर। अणुभार कितना होता है Ag का 108 और N फैक्टर 1 है, तो 108 ही इसका तुल्यांकी भार आ जाएगा, 108 इसका तुल्यांकी भार आ जाएगा। तुल्यांकी भार ज्ञात करने का सूत्र होता है परमाणु भार या अणुभार। हमारे लिए धातु की बात करें तो धातु पर आवेश क्या है Ag+1 में है, तो N कारक का मान कितना हो गया 1, तो 108 बटे 1 हो गया। 108 नीचे आ जाएगा 96,500। I का मान कितना दे रखा है 2 और T का मान यहां पे आप सोल्व कर लेना, सेकंड में आंसर आ जाएगा। ओके, और इसको सोल्व करोगे तो आपके पास आ जाएगा 193 सेकंड। ये क्वेश्चन मैंने आपको दिया था, क्लियर है। ओके, सोल्व करोगे आराम से सब कट पिट जाएंगे बेटा, और डेफिनेटली आप इसको आंसर सोल्व कर सकते हो। देखो दशमलव हटा के नीचे एक 0 लगा देना तो 108 से 108 कट जाएगा, सारी चीजें बहुत ही सिंपल से कैंसिल आउट हो जाएगी। ये इस क्वेश्चन का आंसर। अब स्टार्ट करते हैं यहां पर वैद्युत अपघटन का द्वितीय नियम। वैद्युत अपघटन का द्वितीय नियम, तो प्रथम नियम हमने पढ़ लिया था, तो अब आप हेडिंग डाल लीजिएगा वैद्युत अपघटन का द्वितीय नियम, सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। वैद्युत अपघटन का द्वितीय नियम, फटाफट से हेडिंग डाल दो, वैद्युत अपघटन का द्वितीय नियम। अब वैद्युत अपघटन का द्वितीय नियम क्या कहता है कि यार आप मेरे पास जैसे कि ये एक वैद्युत अपघटनी सेल, ये दूसरा वैद्युत अपघटनी सेल, एक तीसरा, एक चौथा, एक पांचवा, लाइन से लगा दिए मैंने, और सब में समान आवेश प्रवाहित कर रहा हूं, मतलब समान मात्रा प्रवाहित कर रहा हूं विद्युत धारा की। अगर हम क्या करें, सभी सेलों को अगर मैं श्रेणी क्रम में जोड़ दूं, जैसे कि मैंने क्या कर दिए, यहां पर ये एक तार है, एक यहां पर ये परिपथ है, इस परिपथ के श्रेणी क्रम में मैंने अलग अलग सेल लगा दिए, ठीक है, सेल 1, सेल 2, सेल 3, सेल 4 ऐसे लगा दिए। तो यहां पर होता क्या है कि जो भी सेल है बेटा, उन सेलों के भारों का अनुपात उनके तुल्यांकी भारों के अनुपात के बराबर होता है, या फिर उनके भार का अनुपात, उनके भार और तुल्यांकी भार का अनुपात, उनका भार बटे तुल्यांकी भार का अनुपात नियत रहता है, यह मान नियत रहता है। नहीं आया होगा समझ में, दोबारा से बताता हूं। देखो W/E बराबर हम जानते हैं I गुणा T/96,500, यस और नो। अगर हम इस परिपथ में समान आवेश प्रवाहित कर रहे हैं, समान मान की धारा प्रवाहित कर रहे हैं समान समय तक, तो अगर I समान है, T समान है, तो ऊपर वाला मान हर एक के लिए समान आएगा, इस वाले सेल के लिए भी, इसके लिए भी, इसके लिए भी, इसके लिए भी, इसके लिए भी, यस। तो ये तो I गुणा T का मान सबके लिए समान आया। नीचे क्या है, एक फिक्स संख्या है, तो ऊपर वाला मान और नीचे वाला मान हर एक के लिए समान आ रहा है, मतलब W/E का मान नियत आएगा। क्या ये बात समझ में आ रही है? तो पहले आप ये लाइन लिख लो, फिर बाकी मैं आगे की चीजें खुद लिखवाता हूं। हाँ, एक बारी आप ये लिख लीजिए, जब आवेश की समान मात्रा को
जब आवेश की समान मात्रा को श्रेणी क्रम में जुड़े हुए विभिन्न वैद्युत अपघट्यों के विलयन से प्रवाहित करते हैं, विभिन्न वैद्युत अपघट्यों के विलयनों से प्रवाहित करते हैं, तो इलेक्ट्रोड पर एकत्र मतलब जमा होने वाला अथवा निक्षेपित या उत्सर्जित पदार्थ की मात्राओं का अनुपात मतलब उनके भारों का अनुपात तुल्यांकी भारों के अनुपात के बराबर होता है। या करके एक और लिखेंगे, या एक और तरीके से हम इसको लिख सकते हैं, यदि आवेश की समान मात्रा को श्रेणी क्रम में, यदि आवेश की समान मात्रा को श्रेणी क्रम में जुड़े वैद्युत अपघटनी सेलों में प्रवाहित की जाए तो निक्षेपित पदार्थ की मात्रा एवं तुल्यांकी भार का अनुपात सदैव नियत रहता है। एक बार आप इसको नोट डाउन करें, सब समझ में आएगा कि यार जैसे कि मैंने एक इलेक्ट्रोड ये लिया, दूसरा इलेक्ट्रोड जैसे कि एक सेल ये लिया, दूसरा ये लिया, तीसरा, ऐसे मैं श्रेणी क्रम में लगाता जा रहा हूं। तो इस इलेक्ट्रोड पर जो पदार्थ जमा हो रहा है उसका भार बटे उसका तुल्यांकी भार, जो अनुपात आएगा इस इलेक्ट्रोड पर जो पदार्थ जमा हुआ उसका भार बटे उसका तुल्यांकी भार, उनका अनुपात भी वही आएगा जो इस इलेक्ट्रोड पर या इस विद्युत अपघटनी सेल में आया है। तो इसमें जो अनुपात आया वही इसमें, वही आगे वाले में, वही आगे वाले में, वह फिक्स रहेगा। ओके, अर्थात W/E बराबर नियत, ये नियत रहेगा। W/E बराबर नियत। यही फेराडे के वैद्युत अपघटन का द्वितीय नियम है। यही फेराडे के विद्युत अपघटन का द्वितीय नियम है। इतनी बात क्लियर हो गई। तो यहां पर आप क्या समझ पा रहे हैं कि जैसे कि अगर n सेल अगर श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हो, तो जैसे कि अगर 2 सेल के लिए अगर मैं बात कर लूं, इतना डन हो गया। यदि 2 सेल श्रेणी क्रम में जुड़े हो, तो अगर 2 सेल श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं तो बेटा जी यहां पर हम बोल सकते हैं कि W1/E1 बराबर हो जाएगा W2/E2। इस बात में कोई दो राय है क्या यार? कि इसके लिए तुल्यांकी भार, इसके लिए ग्राम में भार बटे तुल्यांकी भार, इसके लिए ग्राम में भार बटे तुल्यांकी भार, दोनों का अनुपात सदैव सेम आएगा। ये बात क्लियर हो गई। तो यह चीज हम ऐसे लिख सकते हैं, और इसी को मैं एक और तरीके से भी लिख सकता हूं। कैसे?
W को W के नीचे, E को E के साथ रख लो, W1 बटे W2, W2 को इधर भेज दो और E1 को इधर भेज दो, E1 बटे E2। तो आपको पहला स्टेटमेंट भी करेक्ट हो जाएगा। यदि दो सेल हमारे श्रेणी क्रम में जोड़ रखे हमने, या मैं बोलूं कि दो सेल है जिनमें समान विद्युत धारा समान समय के लिए भेजी जा रही है, ओके, तो उनके लिए ग्राम में भार बटे तुल्यांकी भार, वो तो उनका अनुपात तो सेम आएगा ही आएगा, और उनके प्राप्त होने वाले भारों का अनुपात तुल्यांकी भारों के अनुपात के बराबर रहेगा, जो कि ये फर्स्ट लाइन बोल रही थी। तो निक्षेपित या उत्सर्जित पदार्थ की मात्राओं का अनुपात मतलब W का अनुपात मतलब W1 बटे W2 बराबर होगा E1 बटे E2, उनके तुल्यांकी भारों के अनुपात के बराबर होगा। समझ आया? यही है आपका सेकंड लॉ, यही है आपका सेकंड लॉ। अब इस पर कुछ क्वेश्चंस हम करते हैं, इस पर कुछ क्वेश्चंस लगाते हैं। बहुत सिंपल है, बहुत आसान है, सारी बातें क्लियर हो जाएगी। W1 बटे W1, W2 क्या है? निक्षेपित पदार्थ की मात्रा। जहां एक बार मैं अपनी तरफ से लिख देता हूं, W1 एंड W2 निक्षेपित पदार्थ की मात्रा, निक्षेपित पदार्थ की मात्रा है, ठीक है। और E1 और E2 क्या है? तुल्यांकी भार, तुल्यांकी भार। जैसे कि देखो क्वेश्चन, एक क्वेश्चन करते हैं। अब यहां पर इस क्वेश्चन को आप देखते हैं, समझ जाओगे। समान विद्युत धारा, समान विद्युत धारा गलित NaCl और गलित Al2O3 में प्रवाहित की जाती है। एक तो NaCl में और Al2O3 में प्रवाहित की जाती है। यदि एक सेल में 4.6 ग्राम सोडियम एकत्र होता है तो दूसरे सेल में एकत्र होने वाले एल्यूमिनियम की मात्रा ज्ञात करो। कैसे करोगे? दो सेल दे रखे हैं, सेल एक में गलित NaCl दे रखा है और सेल 2 में मेरे को क्या दे रखा है? गलित Al2O3 दे रखा है, हाँ या ना? अब आपको ये तो पता है ना कि कौन किस में किस तरीके से जाता है, हाँ या ना? इतना आपको पता होना चाहिए, ये हमने पढ़ा है। सोडियम, क्या आपको पता है NaCl में सोडियम किस अभिक्रिया द्वारा प्राप्त होता था? याद है आपको कि यार सोडियम प्लस जो कि इसमें उपस्थित है वह एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके कैथोड पर अपचयित होता था। बस ये अभिक्रिया ध्यान होनी चाहिए, काम हो जाएगा। अब एल्यूमिनियम, यहां जरा देखो ध्यान से, एल्यूमिनियम पर आवेश क्या है? एल्यूमिनियम पर आवेश क्या है? क्योंकि तुल्यांकी भार आपको निकालना है ना, तो यहां पर आप एल्यूमिनियम पर देखो +3 आवेश है, +3 आवेश, तो ये क्या करेगा? 3 इलेक्ट्रॉन लेगा ताकि एल्यूमिनियम में जाकर के अवक्षेपित हो जाए। तो यहां पर ये तो पहला सेल, ये दूसरा सेल, दोनों में समान विद्युत धारा प्रवाहित कर रहे हैं, तो हम यहां पर फैराडे का दूसरा नियम लगा सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू फैराडेज सेकंड लॉ, वो क्या कहता है कि यार इनके भारों का अनुपात बराबर होगा इनके तुल्यांकी भारों के अनुपात के, यही कहता है। तो अब यहां पर मेरे को बोल रहा है कि पहले वाले सेल में सोडियम 4.6 ग्राम प्राप्त होता है, तो W1 का मान 4.6 ग्राम रख दो, W2 मेरे को ज्ञात करना है, E1 सोडियम का तुल्यांकी भार, ग्राम में भार बटे N कारक, सोडियम का परमाणु भार कितना होता है? 23 बटे 1, उसका N कारक से डिवाइड कर दिया ताकि आपको पता तो लग जाए कि ये 1 कहां से आया। फिर E2 एल्यूमिनियम
एल्यूमिनियम का एटॉमिक वेट होता है बेटा कितना, 27 ग्राम। एन कारक आवेश कितना है, +3, तो यहां पर हो जाएगा 27/3। ठीक है क्या मामला? अरे ठीक है, बस यहां सोल्व करके W2 का मान निकाल लो। ओके, तो जरा देखो ध्यान से, ये कट जाएगा 9 टाइम्स, 9 तिया 27 हो गए। ओके, और यहां से दशमलव हटाओगे, 1 0 नीचे लगा दिया। ठीक है, और ये 23 से कट गया 46 2 बार। क्लियर हो गया? तो यहां पे जरा देखो ध्यान से, ये हो गया आपके पास 2/10, यहां पे 2 है, नीचे W2 है, गुणा में 10 है, और इधर सिर्फ क्या बचा, 1/9 बचा। तो 9 दूनी 18, 18/10, 1.8, W2 उधर चला जाएगा। तो यहां पर हमारे पास बेटा W2 का मान आ गया 1.8 ग्राम। चलो उसको उधर लिखने की जरूरत भी नहीं पड़ी, 1.8 ग्राम आ गया। W1/W2 बराबर E1/E2। सोडियम की प्राप्त मात्रा बटे एल्यूमिनियम की मात्रा, तो सोडियम की मात्रा उन्होंने दे रखी है, एल्यूमिनियम की हमें निकालनी है, लेकिन मुझे पता है इनके तुल्यांकी भार। सोडियम का तुल्यांकी भार उसका परमाणु भार बटे एन कारक, परमाणु भार 23 था बटे 1 कर दिया, एन कारक। ओके, जो आवेश है, हाँ जी 27/3 ये हो गया। ठीक है, 27 परमाणु भार और एन कारक हो गया उसका 3, तो यहां पर ही कैंसिल आउट हुआ, सोल्व कर लिया, आंसर कर दिया ऑप्शन नंबर बी। इस सेकंड लो पे बहुत सिंपल क्वेश्चन बनते हैं, आराम से आप इनको अटेम्प्ट कर सकते हो। क्लियर? ओके, अब हम बात करते हैं यहां पर ये वाला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को आप अच्छे से समझिए, पढ़िए, ट्राई कीजिए और बताइए इसका आंसर क्या बनेगा। कुछ विद्युत धारा 2 घंटे में 0.5 ग्राम हाइड्रोजन को विस्थापित करती है, H2 को डिस्प्लेस करती है। ओके, यदि समान विद्युत धारा को समान समय के लिए, मतलब उतनी करंट उतने ही टाइम के लिए कॉपर सल्फेट के विलयन में प्रवाहित की जाए, तो क्या फैराडे का द्वितीय नियम लग सकता है? यदि समान आवेश 2 विद्युत अपघट्यों में प्रवाहित किया जा रहा है तो उनके लिए लगाया जा सकता है। कॉपर सल्फेट विलयन में प्रवाहित किया जाता है तो कितने ग्राम कॉपर एकत्र होगा, ये हमें दे रखा है, ये हमें ज्ञात करना है। तो एक बार ट्राई करो और फिर मुझे बताओ इसका आंसर क्या बनेगा। हाँ जी, E1 और E2 की वैल्यू कैसे निकाली? RSS बेटा आपका नाम मैं पहली बार देख रहा हूं बेटा। अरे 3 से 27 कितनी बार कटेगा? 9 बार कटेगा ना भाई। 3 से 27 कितनी बार कटेगा? 9 बार कटेगा ना। ओके, हाँ जी, B A लास्ट में क्या किए पता नहीं चला। देख बेटा, यहां पे ऊपर 2 है, अब देखो जल्दी कैलकुलेशन कर देते तो भी दिक्कत है, और ज्यादा स्लो कर देते तो फिर कुछ को दिक्कत हो जाती है। 23 कैसे किया? अरे यार, सोडियम का एटॉमिक वेट, अब बताओ सोडियम का एटॉमिक वेट कितना होता है? 23 ग्राम होता है ना। सोडियम का एटॉमिक वेट कितना होता है? अरे भाई धातु का, धातु प्राप्त हो रही ना इलेक्ट्रोड पर, तो इलेक्ट्रोड का लिखेगा ना। पूरे NaCl का क्यों लिखेगा? सर कैसा पता करे कि कौन सा फॉर्मूला लगाना है? भाई यहां पे साफ दे रखा है ना, RSS। ठीक है, अब यहां पे जरा देखो ध्यान से, MB अंकित अभी बताता हूं बेटा। अभी ये वाला क्वेश्चन कर लें, फिर वो वाला ही मैं बता दूंगा। कभी जल्दी के लिए कैलकुलेशन कर दो तो भी दिक्कत हो जाती है ना। हाँ, अब यहां पे देखो ध्यान से,
क्या पहली बात तो क्या फैराडे का दूसरा नियम फिट बैठ रहा है, इस बात को सोचो। समान विद्युत धारा समान समय के लिए एक हमारे पास अपघटनी सेल है जिसमें इतनी H2O निकाल रहा है, और यहां पर वो दूसरा कॉपर सल्फेट विलयन के लिए। तो हमें समान विद्युत धारा समान समय के लिए एक सेल में प्रवाहित की गई, तो इसमें जो मात्रा प्राप्त हुई वो हमें बता दी। दूसरे सेल के लिए क्या होगा ये हमसे पूछ रहा है, बस इतना सा टास्क आपको लेना है। तो यहां पे जरा देखो ध्यान से। सबसे पहले सेल 1 में क्या हो रहा है कि हाइड्रोजन गैस प्राप्त हो रही है, विक्षेपित हो रही है, मतलब इतनी गैस विस्थापित हो रही है, मुक्त हो रही है। क्या आपको पता है हाइड्रोजन गैस कौन सी अभिक्रिया द्वारा प्राप्त होती है? जब H+ आयन अपचयित होकर के H2 देता है। या इतना डेप्थ में भी मत जाओ भाई, यहां पे तो हमें H2 प्राप्त हुई। अब H2 प्राप्त किससे होती है बेटा? H+ से होती है ना, H+ आयनों से। क्या हमें इतना तो पता है कि यार ये H+ आयनों से प्राप्त होती है H2? हाँ के ना? हाँ। और दूसरी बात, अगर हम बात करें यहां पर सेल 2 में क्या कितने ग्राम कॉपर प्राप्त होगा? अरे भैया कॉपर, यहां कॉपर +2 आयन से ही तो प्राप्त होगा। यहां पर हमें कॉपर प्राप्त हुआ किससे? कॉपर +2 आयन से। ठीक है, इतना तो हमें देखने पे पता चल गया ना। अब हमें क्या करना है, फिर यहां पर सेकंड लॉ लगाना है फैराडे के विद्युत अपघटन का। सिंपल सा आंसर आ जाएगा, बहुत ही सिंपल सा। हाँ, बात अलग ये है कि सर हमें तुल्यांकी भार निकालना नहीं आता। तो जरा देखो ध्यान से, चूंकि तुल्यांकी भार बराबर बेटा होता है, एक बार और लिख लो क्योंकि बहुत सौ को ना अभी तक भी नहीं आता, एटॉमिक वेट बटे एन कारक। हाँ जी, तो W1 बाई W2 बराबर हो जाएगा E1 बाई E2। पहले वाले के लिए 1, दूसरे वाले के लिए 2 हम यूज कर लेते हैं। W1 कितनी मात्रा प्राप्त हुई? वो बोल रहा है 0.5 ग्राम मात्रा प्राप्त हुई है। W2 ज्ञात करना है, बराबर E1। अब यहां पे अगर हम बात करें तो हाइड्रोजन का तुल्यांकी भार अगर हम देखें, हाइड्रोजन का तुल्यांकी भार देखें तो कितना आएगा बताओ? हाइड्रोजन का तुल्यांकी भार कितना आएगा? देखो ध्यान से, यहां पे ध्यान से देखना, 2H+ आयन से मिलती है हमें H2। 2H+ आयनों से मिलती है मेरे को H2। 2H+ आयन जब कन्वर्ट हो रहे हैं तो एक H+1 से 0 में गया, तो 2 कितने में गए? 2। देखो 2H कन्वर्ट हो रहे हैं, 2H+ मिलकर के H2 का 1 मोल बन रहा है। तो N कारक यहां से यहां जाने में कितने इलेक्ट्रॉन खर्च हुए, कितने इलेक्ट्रॉन त्यागे गए या ग्रहण किए गए? 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए गए ना बेटा, तब जाकर के H2 प्राप्त हुआ। N कारक क्या होता है? किसी अभिक्रिया के दौरान त्यागे गए या ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या ही N कारक होता है। तो यहां पे जरा देखो ध्यान से, 2H+ जब 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेंगे तो H2 बनेगा, तो N कारक का मान कितना हो गया? 2 हो गया। H2 गैस प्राप्त हो रही है, तो यहां पर मैं क्या करूंगा? E of H2 इधर साइड में लिख देता हूं, E of H2 साइड में लिख देता हूं। किसका? हाइड्रोजन का तुल्यांकी भार। हाइड्रोजन क्या है? एक गैस है। H2 का ग्राम में भार कितना होता है? 2 ग्राम बटे N कारक कितना है? N कारक देखो ध्यान से, यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन, तो N कारक का मान 2, तो इसका तुल्यांकी भार कितना आ गया? 1 ग्राम आ गया।
हाँ या ना। सेम इस तरीके से अगर मैं बात करूं कॉपर के लिए, तो कॉपर का परमाणु भार कितना होता है। अब तुम में से बहुत सारे बच्चे अभी बीच में आए होंगे तो उनको पता नहीं होगा, लेकिन मैं आपको बता दूं, एटॉमिक वेट ऑफ कॉपर ये होता है 63.5 ग्राम। तो आप उसको यूज कर लो। यहां पर आ जाएगा 63.5 बटे एन कारक, एन कारक। अब यहां पर वापस से आप देखो, जब मैंने आपको पढ़ाया था तो कॉपर धातु मिलती कैसे थी कि जब सर यहां तो वैसे भी आप डाइट कर सकते हो, लेकिन फिर भी देख लो, कॉपर +2 कॉपर में कन्वर्ट होता था तो 2 इलेक्ट्रॉन ये लेता था, फिर अपचयन होता था। तो कितने इलेक्ट्रॉन इस्तेमाल किए गए? 2। तो एन कारक कितना हो गया? 2। तो बटे में 2 आया। क्लियर है? तो यहां पर आपको इसका तुल्यांकी भार आ गया हाइड्रोजन का 1, और यहां ये E1 का मान आ गया 1, और E2 का मान कितना आएगा? 63.5 बटे 2। इसको सोल्व करके W2 का मान निकाल लेना। ठीक है, इसको सोल्व करके W2 का मान निकाल लेना। W2 का मान कितना आएगा? 0.5 गुणा 65.5 बटे 2। क्लियर है मामला कि नहीं है? क्लियर है मामला या नहीं है? ओके, तो देखो ध्यान से, ये 0.5 को लिख दूंगा मैं 1/2। 63 का जैसे 64 मान लो, 64 का 1/4, 16 के लगभग। ऑप्शन नंबर 2 बैठ जाएगा बेटा। ओके, इसको सोल्व करोगे आपके पास यहां पर ये 15.9 के आसपास वैल्यू आ जाएगी। 15.8, 15.7, 8, 9 ये बन जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बन जाएगा। तो देखो ध्यान से, सबसे पहले तो आपकी एक गलती है कि जो मैंने वैद्युत अपघटन वाली अभिक्रियाएं पढ़ाई थी वहां से आपने कुछ सीखा नहीं। क्या सीखना था? अभिक्रियाएं, कि यार H2 गैस कौन सी अभिक्रिया से प्राप्त होती है? 2 H+ मिलकर के H2 गैस बनाते हैं। कॉपर धातु कैसे प्राप्त होती है? जब कॉपर +2 आयन कन्वर्ट होता है 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके, तो कॉपर धातु प्राप्त होती है। वहीं से तो पता चला कि यार इसका एन कारक कितना है, वहीं से तो पता चला उसका एन कारक कितना है। तो वही तो हमने यहां पे लगाया और सिंपल सा काम किया, बाकी तो कुछ है ही नहीं इसमें। ओके, इतने हार्ड क्वेश्चंस नहीं है बेटा। अगर आप घर जाकर के रिवाइज नहीं करेंगे तो आपको समझ में कम आएगा। देखो, इस वाले चैप्टर में चालकता वाला पोर्शन बहुत आसान है। चालकता वाले पोर्शन में ज्यादा तकलीफ आएगी ही नहीं। तकलीफ आएगी या तो आपको कोलराउश के नियम में या फिर थोड़ी बहुत कैलकुलेशन करने में, बाकी उसमें कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आया आपके पास इलेक्ट्रोड विभव वाला पार्ट। इलेक्ट्रोड विभव वाला पार्ट पूरा ही पार्ट सिंपल है, वहां पर भी आपको तकलीफ कहां आएगी? अभिक्रियाओं को देख करके सर उत्पाद कौन है, क्रियाकारक कौन है, किसका चिन्ह प्लस में लेना है, किसका चिन्ह माइनस में लेना है, वहां दिक्कत आएगी। तो उसको प्रैक्टिस करके ही सुधारा जा सकता है। तीसरी बात, वैद्युत अपघटन में स्टार्टिंग का मटेरियल पूरा थ्योरेटिकल था, उसमें भी आपको वैद्युत अपघटन के उदाहरण समझने में तकलीफ आएगी, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी अच्छे से समझाने की कोशिश करी है। फिर उसके बाद यहां पर तो वही अभिक्रिया इस्तेमाल हो रही है ना, जो हमने पहले उदाहरण देखे थे, अब उनका परीक्षण कर रहे हैं ना, मात्रात्मक व्याख्या कर रहे हैं, कितनी मात्रा प्राप्त होगी वो। अब जैसे कि ये एक सिंपल सा क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क में दिया था, नीट 2016 में आया हुआ प्रश्न। अब इस क्वेश्चन में क्या कहा गया था कि 60 सेकंड तक 1 एम्पियर की धारा बही। 60 सेकंड तक मैंने 1 एम्पियर की धारा बहाई, तो कितना आवेश मैंने प्रवाहित किया? ओके, तो यहां पर हमें कितने इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्राप्त होगी? और ये खुद दे रखा है कि 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश इतना है भाई। खत्म हो गया क्वेश्चन। ठीक है, परिपथ में प्रवाहित आवेश, परिपथ में प्रवाहित आवेश Q बराबर क्या होगा? I गुणा T। I कितनी?
एक 60 सेकंड तक, तो कितना 60 कूलाम आवेश प्रवाहित हो रहा है। टोटल कुल आवेश 60 कूलाम है और एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश इतना कूलाम है। तो आपको इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालनी हो तो क्या करोगे भाई? टोटल इतना कूलाम आवेश है और एक इलेक्ट्रॉन पर इतना आवेश होता है, उससे डिवाइड कर देना तो आपके पास इलेक्ट्रॉनों की संख्या आ जाएगी ना। ये सर नो कि आपके पास टोटल इतना कूलाम आवेश है, आपकी जेब में 100 रुपए रखे हैं, एक पेन का मूल्य 20 रुपए, तो कितने पेन खरीदे जा सकते हैं? 100/20। तो वही बात है, तो कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रवाहित कुल आवेश बटे एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश। तो कुल आवेश कितना दे रखा है? 60। एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.6 इंटू 10 की घात -19। क्लियर? ठीक है, ओके। अब अगर आप इसको सोल्व करेंगे तो जरा देखो ध्यान से, दशमलव हटा दिया, एक 0 और लगा दिया, ठीक है। अगर ये 15 होता तो 15 चौक 60 हो जाता, 4 बार कट जाता, 4 गुना 10 की घात 19 आ जाता, ठीक है। लेकिन 15 थोड़ी सी बड़ी है तो 4 से छोटी सी संख्या आएगी, ओके, और 10 की घात 19 आ जाएगा। हाँ, अब जैसे कि अगर हम इस वैल्यू को सोल्व करें, भाई 60 दे रखा था, दशमलव हटा दिया, ऊपर एक 0 लगा दिया, इसको सोल्व करो, ये 10 की घात ये आ गया आपके पास। मैंने इसको, हाँ जी, अगर मैं यहां पर सिर्फ 60/16 कर दूं बेटा, 60/16 कर देता हूं, एक 0 को मैंने बचा लिया ताकि ये 10 की घात 19 ऊपर जाएगा, प्लस का हो जाएगा, एक 0 ऐड हो गया तो 10 की घात 20 हो गया। हाँ जी, इसका भाग दे लो, सोलतिया 48, ठीक है, मतलब 3 पॉइंट समथिंग ही मान आ रहा है, ओके। दशमलव लगाया, एक 0 उतार लिया, ओके। और अगर हम बात करें यहां पर, तो अब यहां पर कहीं ना कहीं 3 पॉइंट समथिंग में वैल्यू आ रही है, 3 पॉइंट समथिंग के आसपास वैल्यू जा रही है, ठीक है। अगर हम बात करें यहां पर 16 सत्ते कितने हो जाएंगे? 16 सत्ते लगभग 112 के आसपास, 112 के आसपास। फिर यहां पर आप इसको काटोगे तो 8 बच जाएगा, फिर 16 पंजे 80, 16 पंजे 80, हाँ 3.75 इंटू 10 की घात 20 इतने इलेक्ट्रॉन्स होंगे। इलेक्ट्रॉनों की संख्या आ गई हमारे पास। इतने हमारे पास इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होंगे। तो सिंपल सा कुल आवेश बटे एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश, इससे सूत्र कर लेते, आंसर आ जाता ये, ओके। और ये वाला क्वेश्चन, ये वाला जो क्वेश्चन था बेटा थोड़ा सा ट्रिकी था, कर सकते थे। हाँ, मैं इसमें आपको ज्यादा नहीं बताऊंगा, लेकिन फिर भी मैं आपकी हेल्प करूंगा अच्छे से। यहां पर देखो, H2O का पूर्ण वियोजन होता है, H2O पूरी तरीके से तोड़ दो, मतलब H2O में से हाइड्रोजन अलग कर दो, ऑक्सीजन अलग कर दो, तो H2O टूट करके क्या देता है? H2 देता है, O2 देता है। लेकिन अगर आप बैलेंस करोगे तो यहां एक ऑक्सीजन है, वहां 2 ऑक्सीजन है, ठीक। अगर मैं यहां पर 2 ऑक्सीजन करने की कोशिश करूं तो हाइड्रोजन उस चक्कर में कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी, तो यहां पर मेरे को 2 से गुणा करना पड़ जाएगा। तो ये हमारे पास एक अभिक्रिया बनी है। क्लियर हो गया? क्लियर? अब यहां पर आपको इसके बारे में सारी डिटेल बतानी है, यहां पर आपको इसके बारे में सारी डिटेल बतानी है कि कितना टाइम यहां पर लगेगा। तो आप जरा देखो ध्यान से, आपको धारा दे रखी है कि सर मुझे आई का मान दे रखा है 3 एम्पियर,
एम्पियर धारा दे रखी है, मुझे टाइम ज्ञात करना है, तो मेरे को आई दे रखा है, टी ज्ञात करना है। ओके, और मेरे को दे रखा है 76 ग्राम जल। पहली बात तो क्या ये अभिक्रिया बैलेंस है? बैलेंस है, बैलेंस है। हाँ, अब यहां पर हमारे सामने एक इंपॉर्टेंट चीज होती है कि जब अगर मैं इस H2O को तोड़ रहा हूं तो कितना आवेश इस्तेमाल हो रहा है, ये पता चल जाए ना मेरे को। भाई अगर H2O बेटा डिसोशिएट हो रहा है तो किस तरीके से हो रहा है, वो अगर मेरे को पता चल जाए कि भाई कितना कूलाम आवेश इसमें इस्तेमाल हो रहा है, जैसे कितने फेराडे लग रहे हैं, तो हम वहां पे देख सकते हैं ना, क्योंकि हमें 76 ग्राम जल दे रखा है, उस हिसाब से हम सोच लेंगे कि भैया कितने यहां पर आवश्यकता होगी। भाई इतना 76 ग्राम दे रखा है तो किस हिसाब से यहां पर ये इस्तेमाल करेगा, जो भी कुछ है। देखो ध्यान से, यहां पर H2O जब टूटेगा तो एक तो जा रहा है ये H2 में, हाइड्रोजन पे कोई आवेश नहीं है, और एक जा रहा है ये O2 में, जिस पे भी कोई आवेश नहीं है। कहीं ना कहीं अब यहां पे आप क्या देख पा रहे हैं कि सर इसमें हाइड्रोजन में तो H होता है, H प्लस के रूप में। मानते हो या नहीं मानते हो? मानते हो। एक H प्लस H में जा रहा है जिसपे कोई आवेश नहीं है, ये तो उदासीन है ना। जबकि अगर हम यहां देखें तो हाइड्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, तो हाइड्रोजन +1 से किस में जा रहा है? 0 में जा रहा है। ऐसे कितने हाइड्रोजन जा रहे हैं? सर 4 हाइड्रोजन जा रहे हैं, तो 4 हाइड्रोजन 4 H में कन्वर्ट हो रहे हैं इस तरीके से। तो कितने इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता पड़ी होगी? सर 4 मोल इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता पड़ी होगी। सेम इसी तरीके से आप इसको देखो, ऑक्सीजन पर आवेश होता है -2, ये किस में गया? O2 में। ऑक्सीजन पर कोई चार्ज नहीं होता है। एक ऑक्सीजन -2 से 0 में जा रहा है, मतलब वो 2 इलेक्ट्रॉन त्याग रहा होगा, लेकिन यहां 2 है, तो 2 ऑक्सीजन कितने इलेक्ट्रॉन त्याग रहे होंगे? सर 4 इलेक्ट्रॉन त्याग रहे होंगे ताकि 2 ऑक्सीजन बन जाए। तो कुल मिलाकर के 4 मोल इलेक्ट्रॉन यहां पे लिए जा रहे हैं, यहां त्यागे जा रहे हैं, तो 4 मोल इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना? 4 फेराडे। टोटल 4 फेरड आवेश इस्तेमाल हो रहा है। क्या यहां पर यह बात क्लियर हो गई? तो जब H2O डिसोशिएट हो रहा है, यहां पर कितना? 2 मोल। अगर मैं 2 मोल देख रहा हूं तो 2 मोल में बेटा 4 H+ आयन है और यहां पे 2 O-2 आयन है। समझना, ध्यान से समझना, ध्यान समझना। यहां पर ये जो H2O है उसके अगर हम 2 अणु ले रहे हैं, मतलब अगर मैं 2 मोल ले रहा हूं, ठीक, जो अभिक्रिया बैलेंस कर रखी है उसी के हिसाब से मैं यहां पर आपको बता रहा हूं। 4 H+ आयन इसमें गए, इसमें गए, आवेश हमें पता चल गया 4F। तो जब 2 मोल H2O डिसोशिएट हो रहा है तो 4 फेरड आवेश की आवश्यकता हो रही है। ये 2 मोल ही तो है। अतः 2 मोल H2O को वियोजित करने के लिए 4 फेरड आवेश की आवश्यकता है। तो जब तक 4 फेरड आवेश प्रवाहित होगा, 3 एम्पियर धारा प्रवाहित होगी, तो कितना टाइम लगेगा हम ज्ञात कर लेंगे। क्या ये इतना समझ में आ गया? आपको यही समझना था। अब सर उसने तो 36 ग्राम दे रखा है, हमें जल 36 ग्राम दे रखा है,
अरे उसके ग्राम से उसकी मोल निकाल लो। हमने क्या मोल कॉन्सेप्ट में ये काम कर रखा है? पहले हमने क्या मोल कॉन्सेप्ट में ये काम कर रखा है कि 2 मोल के लिए 4 फेरेड आवेश चाहिए, तो 36 ग्राम से मोल निकाल लो ना, वो भी कितने आएंगे? 2 ही आएंगे। यहां पे जरा देखो ध्यान से, अगर हम यहां पर देखें मोल्स ऑफ H2O देखें, ये मोल है, मोल मोल। अगर मैं मोल निकालूं तो क्या हमने पढ़ा है ग्राम में भार बटे अणुभार? ग्राम में भार कितना दे रखा है? 36। अणुभार कितना होता है H2O का? 18। कितने आ गए? 2 मोल आ गए। तो हमें ज्यादा कैलकुलेशन भी नहीं करनी पड़ी, 2 मोल अभिक्रिया में भी इस्तेमाल हो रहा था। तो 2 मोल के लिए 4 फेरेड आवेश चाहिए, तो 4 फेरेड हमारे पास टोटल आवेश आ गया, इतनी धारा आ गई। तो हम यहां पर क्या टाइम ज्ञात नहीं कर सकते? कर सकते, क्योंकि हमें पता है Q बराबर होता है I गुणा T। Q का मान कितना? 4 फेराडे। ओके, अब आप यहां पर फेराडे को कूलाम में कन्वर्ट करके लिख दो, 4 इंटू 96500। ओके, क्योंकि ये एम्पियर सेकंड में ना। हाँ जी, धारा कितनी दे रखी है? 3 एम्पियर। और ये टाइम, यहां टाइम किस में निकलेगा? सेकंड में निकल जाएगा। T बराबर 4/3 इंटू 96,500, ये किस में आएगा? सेकंड्स में आएगा। अगर मुझे इसको घंटे में कन्वर्ट करना है तो हम जानते हैं एक हार में होते हैं 3600 सेकंड। तो सेकंड को अगर घंटे में कन्वर्ट करूंगा तो क्या डिवाइड कर दूंगा 3600 से? 4/3 इंटू 96,500 बटे 3600, ये आ जाएगा हार्स में। समझ में आया? इस क्वेश्चन में आप बस ये चेक करें कि कितना आवेश प्रवाहित हो रहा है जब H2O के 36 ग्राम डिसोशिएट हो रहे हैं। तो 36 ग्राम का मतलब 2 ही मोल था, और जब हमने अभिक्रिया बैलेंस करी उसमें ऑटोमेटिकली वो हमें 2 मोल दिख गया। अगर नहीं, जैसे कि मान लो हमें 36 ग्राम की जगह कुछ 72 ग्राम दे रखा है, तो भैया 2 मोल के लिए इतना आवेश है, तो 72 के हिसाब से उसके मोल निकालते, तो उतने मोल के लिए कितना आवेश आवश्यक होता वो हम चेक करते, फिर यहां पे रखते और फिर इसको सोल्व करते। क्या ये बात समझ में आई? क्या ये बात समझ में आई? और जब आप इस कैलकुलेशन को सोल्व करेंगे बेटा, ठीक है, जब आप इस कैलकुलेशन को सोल्व करेंगे तो ये लगभग आपके पास निकल करके आता है 35.8 के आसपास। 35.8 के आसपास, 35.8 हार्स के आसपास ये निकल करके आएगा। ओके, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी, कट गई। नीचे बच गया 36, ऊपर बच गया 4, 4 नाम 36। क्लियर हो गया? ओके, आप चाहो तो ऊपर क्या बच गया? ये 965, नीचे क्या बच गया? 9 और 3 कितना हो गया? 27। भाग लगा के देख लेना इसी के आसपास। अब तो आसान होगी कैलकुलेशन। ओके, तो ये आ जाएगा। क्लियर है? ये हो गया हमारा कंप्लीट। हाँ, अब कोशिश करेंगे कि आज ये कंप्लीट हो जाए, नहीं होगा तो मंडे को देख लेंगे, क्योंकि थोड़ा सा ही पार्ट बचा हुआ है, थोड़ा सा ही पार्ट बचा हुआ है, तो मंडे को अपन इसको देख लेंगे। हाँ जी, अब बात की जाए व्यवसायिक सेल या कमर्शियल सेल क्या होता है, एक बार मैं आपकी राय जान लेता हूं पहले। हाँ जी, क्लियर? अरे भाई ये समझ में आ गया क्वेश्चन बेटा? ये क्वेश्चन समझ में आ गया? ये क्वेश्चन समझ में आ गया? संडे को क्लास नहीं है भाई, संडे को क्लास नहीं है। ये क्वेश्चन समझ में आ गया बेटा? ओके, अब ठीक है। अब जैसे ही देखो तुम्हारे कमेंट्स में रोकता हूं ना बेटा, फिर तुम्हारे बढ़िया कमेंट्स आते हैं, अदरवाइज तो स्पैमिंग चलती रहती है। हाँ, अब यहां पर हम बात करेंगे व्यवसायिक बैटरियों के बारे में। अब वापस से मैं बोलूंगा कि आपको थोड़ा सा इत्मीनान रख करके अच्छे से पढ़ना है। व्यवसायिक बैटरियां मतलब जो हम डेली लाइफ में इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि इस सेल के, इस रिमोट के अंदर भी 2 सेल लगे हुए हैं। कुछ सेल ऐसे होते हैं जो एक बार डिस्चार्ज करने के बाद उनको हम फेंक देते हैं, वापस इस्तेमाल नहीं कर सकते।
कुछ सेल ऐसे होते हैं जिनको वापस से चार्ज लगा देते हैं, जैसे कि ये जो मशीन है इसके अंदर लिखा हुआ ये जो सेल लगे हुए हैं ये है चार्जेबल सेल, इनको वापस से आप चार्ज कर सकते हो। ओके, क्योंकि डेली जाने कितनी क्लास होती है तो सोचो कितने सेल बर्बाद होंगे, तो उसके लिए हम चार्जेबल सेल, रिचार्जेबल सेल यूज करते हैं। तो व्यावसायिक सेल या जो बैटरियां होती है कुछ ऐसी होती है जिनको वापस से यूज किया जा सकता है, कुछ ऐसी होती है जिनको वापस से यूज किया ही नहीं जा सकता। तो व्यावसायिक सेल बेसिकली दो टाइप के होते हैं। व्यावसायिक सेल या बैटरियां दो टाइप की होती है बेटा, एक होती है प्राथमिक, दूसरी होती है सेकेंडरी। प्राथमिक और सेकेंडरी। फर्स्ट प्राथमिक सेल और सेकंड है हमारा द्वितीयक सेल। लिखते रहिएगा बेटा साथ के साथ, सिंपल है इसमें थ्योरी। अब प्राथमिक सेल, द्वितीयक सेल। प्राथमिक सेल वे विद्युत अपघटनी सेल, ये भी एक प्रकार के विद्युत रासायनिक सेल ही है। विद्युत रासायनिक सेल ही है, अपन वोल्टेज सेल की बात कर रहे हैं, ये है विद्युत रासायनिक सेल ही है। तो वे विद्युत रासायनिक सेल, ठीक है, वे विद्युत रासायनिक सेल, ठीक है, जो एक बार से ज्यादा बार में प्रयोग नहीं लाए जा सकते, या जो फिर जिसमें सिर्फ एक ही बार अभिक्रिया होती है फिर उसके बाद वो खत्म हो जाता है, उसको दोबारा प्रयोग में नहीं लाया जा सकता। क्लियर? वह सेल जिसमें सिर्फ एक बार ही अभिक्रिया होती है, इसको दोबारा आवेशित नहीं किया जा सकता है, डेड हो जाता है। ठीक है, इसे दोबारा उपयोग में नहीं लाया जा सकता, उपयोग में नहीं लाया जा सकता, नहीं लाया जा सकता। जैसे कि उदाहरण, शुष्क सेल, ये वाले सेल, नॉर्मल सेल जैसे कि इसमें डले हुए हैं वो शुष्क सेल, शुष्क सेल। या फिर घड़ियों में आते हैं ना बेटा, घड़ियों में आते हैं छोटे छोटे सेल, बटन सेल टाइप, उनको बोलते हैं मरकरी सेल। ये दोनों ऐसे हैं जिनको आप दोबारा यूज नहीं कर सकते। जबकि वह सेल, जैसे कि मान लो यह सेल डिस्चार्ज हो गई, ये बैटरियां डिस्चार्ज हो गई, तो इनको वापस से चार्ज किया जा सकता है। ठीक है, हाँ जी, इन्हें पुनः आवेशित करके, इन्हें पुनः आवेशित करके उपयोग में लाया जा सकता है, उपयोग में लाया जा सकता है। ठीक है, ये रिचार्जेबल होती है, ये एक बार खत्म तो खत्म। ओके, क्योंकि इसमें रिएक्शंस रिवर्स हो जाती है जस्ट, तो फिर वापस से केमिकल बन जाता है। जैसे कि इसका एग्जांपल है सीसा संचायक सेल, सीसा संचायक सेल बोल दो या बैटरी बोल दो, सीसा संचायक सेल, ये हो गया। दूसरा अगर हम बात करें निकल कैडमियम सेल, निकल कैडमियम सेल, और एक होता है इसमें ईंधन सेल, ईंधन सेल। ठीक है, लंबे लंबे रिसर्च के लिए ईंधन सेल का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि स्पेस मिशन वगैरह होते हैं, तो उसमें आपने पढ़ा होगा कि हाइड्रोजन H2 और O2 गैस को एज अ फ्यूल
इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि वो जब हाइड H2 और ऑक्सीजन मिलता है तो H2 बनता है, लेकिन वो बहुत ही ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया होती है। ठीक है, तो उस ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया मतलब उस ऊर्जा को हम फ्यूल की तरह इस्तेमाल करते हैं, जो कि रॉकेट के अंदर इस्तेमाल की जाती है एज अ रॉकेट फ्यूल। तो व्यावसायिक सेल, कमर्शियल सेल दो तरह के होते हैं बेटा, एक होते हैं प्राथमिक, एक होते हैं द्वितीयक। तो प्राथमिक तो ऐसे वो होंगे जिनको एक बार यूज करने के बाद दोबारा इस्तेमाल नहीं कर सकते हो। ठीक है, इनमें एक ही बार अभिक्रिया होगी, जैसे कि यहां पर शुष्क सेल और मरकरी सेल। और अगर हम यहां पे बात करें कि दूसरे सेल कौन से, सीसा संचायक सेल, निकल कैडमियम और ईंधन सेल, ये पांचों के पांचों सेल आपको ध्यान रखने हैं। अब इसमें ध्यान क्या रखना है इंपॉर्टेंट, किसमें कौन सा एनोड होता है, कौन सा कैथोड होता है, किसमें कौन सा विद्युत अपघट्य इस्तेमाल करते हैं, इतना ध्यान रख लोगे तो भी सही है, क्योंकि इनमें ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं। क्वेश्चन आते हैं आगे वाले पोर्शन से, लेकिन हम इनको अच्छे से पढ़ेंगे, सारी चीजें क्लियर करेंगे। इतनी बात क्लियर हो गई और ये सब कुछ हो जाएगा जल्दी। डन। अब यहां पर सबसे पहले हम बात करें प्राथमिक सेल। प्राथमिक सेल हेडिंग डाल लीजिएगा, प्राथमिक सेल, जिसमें सबसे पहले आप हेडिंग डालेंगे शुष्क सेल तथा मरकरी सेल। हाँ, मरकरी सेल भी साथ में डाल लो, शुष्क सेल और मरकरी सेल। प्राथमिक सेल में दो कैटेगरी अपने पास, ये जैसे कि एक शुष्क सेल है, जैसे कि मैं आपको बताऊं, ये वाला सेल जो आप सबने देखा होगा, इसमें कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ है चार्जेबल, ये नॉर्मल सेल है। ठीक है, इसके ऊपर देखो यहाँ पे एक ऊपर वाला टॉप पॉइंट है, इसमें बीच में एक रोड लगी होती है। बचपन में तुमने इसको तोड़ने की भी कोशिश करी होगी, इसको फोड़ने की भी कोशिश करी होगी, मैंने बचपन में करी है। ठीक है, जो वो टॉर्च आती थी ना, किसान टॉर्च, लंबी वाली पतली सी, घरों में इस्तेमाल करने वाली, तो उसमें दो बड़े बड़े सेल लगाए जाते थे, उसके अंदर काला काला सा फिर वो निकलता था पाउडर। ठीक है, उसको फोड़ करके देखना, काला कलर का ऐसा पाउडर निकलता है, कार्बन पाउडर निकलता है। तो इसके अंदर बीच में एक रोड होती है और इसके चारों ओर जस्ते का कवर चढ़ा होता है, जिंक का कवर चढ़ा होता है। ओके, फिर उसके बीच में केमिकल भरा होता है। तो आज हम इसकी स्टडी कर रहे हैं, वही है ये सेल, प्राथमिक सेल। अब इस प्राथमिक सेल के अंदर, जैसे कि मैं आपको, ये तो हमने डायग्राम देखा, तो यार ये एक हमारे पास एक गोल सी डिवाइस है, एक गोल सी डिवाइस है, ये डायग्राम बना लो आप। यह एक गोल सी डिवाइस है जिसके अंदर बीच में यहां पर सेंटर में एक थोड़ा सा ये इसका टॉप पॉइंट बाहर निकला होता है। ओके, ओहो, और फिर इसमें एक लंबी सी छड़ होती है जिसके चारों ओर यहां पर इस पर एक लेयर चढ़ी होती है। देखना आप, उसके ऊपर लेयर चढ़ी रहेगी। इस तरीके से। ठीक है, ये जो आउटर लेयर होती है बेटा, ये होती है जिंक की, जो कि एनोड के समान कार्य करता है, जबकि जो ये सीधी रोड है ये है आपके पास ग्रेफाइट, जो कि ग्रेफाइट क्या है, कार्बन ही तो होता है, कार्बन का ही तो अपर रूप है। ये बिहेव करता है एज अ कैथोड। ओके, और यहां पर इसमें क्या भरा होता है, MnO2, मैंगनीज ऑक्साइड, MnO2 प्लस अंदर ये कार्बन पाउडर वगैरह इसमें भरा हुआ है। और यहां वाला जो ये पोर्शन है ना, खाली एरिया, इसमें भरा हुआ है NH4Cl का सोल्यूशन, अमोनियम क्लोराइड का सोल्यूशन, इनका पेस्ट प्लस कार्बन पाउडर, ये भरा हुआ है। ये है आपके पास सेल। क्लियर। अब इस सेल के अंदर क्या अभिक्रिया होती है, कैसे होती है, थोड़ा सा उसको देख लेते हैं, बस यही है इसके अंदर। तो यहां पर एनोड कौन होता है, एनोड होता है जिंक। कैथोड कौन होता है, कैथोड होता है यहां पर ग्रेफाइट, जो कि कार्बन की छड़ होती है। ओके, और इसमें विद्युत अपघट्य क्या भरा होता है, विद्युत अपघट्य किसका होता है सर, इसमें विद्युत अपघट्य के रूप में यहां पर MnO2 होता है, प्लस में NH4Cl होता है,
ठीक है, और यहां पर जो कार्बन का पेस्ट है वो भरा होता है, ठीक है, कार्बन पेस्ट भरा होता है। ये विद्युत अपघट्य का कार्य करते हैं। सर इसमें अभिक्रिया कैसे होती है ये बता दो। तो यहां पे जरा देखो ध्यान से, कोई भी सेल हो, एनोड पर क्या होता है, ऑक्सीकरण, कैथोड पर क्या होता है, अपचयन। क्या होता है, अपचयन। तो यहां पर एट एनोड, एनोड, एनोड कौन है बेटा तुम्हारा, जिंक है। जिंक क्या करेगा, खुद का ऑक्सीकरण करेगा। तो ध्यान से देखिएगा, जिंक 2 इलेक्ट्रॉन त्याग करके जिंक 2+ आयन में कन्वर्ट हो गया। 2 इलेक्ट्रॉन इसने रिलीज कर दिए। इतनी बात क्लियर हो गई। 2 इलेक्ट्रॉन इसने त्याग दिए, बस ये एनोड पर अभिक्रिया हो गई। अब 8 कैथोड, 8 कैथोड, कैथोड पर क्या होगा, यहां पे जरा देखो ध्यान से। ये जो MnO2 है बेटा, यह MnO2 NH4Cl अमोनियम क्लोराइड, NH4Cl को बोलते हैं अमोनियम क्लोराइड। तो यहां पर यह MnO2 इलेक्ट्रॉन तो ग्रहण करता है, भाई यहां तो ऑक्सीकरण हुआ, इलेक्ट्रॉन त्यागे जाएंगे, यहां पर इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाते हैं, परंतु यहां पर जो ये अमोनियम आयन है ना, ये भी इसके साथ रिएक्ट कर लेता है और अमोनिया गैस उत्सर्जित करता है। जब MnO2 अमोनियम आयन की प्रेजेंस में इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करता है, तो MnO2 देखो, एक ऑक्सीजन पर आवेश होता है -2, सोचना, एक ऑक्सीजन पर आवेश होता है -2, 2 पे कितना रहा होगा, -4, उसको बैलेंस करने के लिए इस पे आया +4, Mn पे आवेश +4 है। यहां पर ये अपचयित होगी, MnOOH, ऑक्साइड पर -2, OH पर -1, टोटल -3 आवेश, इस पर +3 आवेश, ये +3 में कन्वर्ट हो जाता है और यहां से अमोनिया गैस उत्सर्जित होती है। समझ गए? दोबारा से मैं एक्सप्लेन करता हूं। यह है आपके पास मैग्नीशियम का मैंगनीज का ऑक्साइड, जिसपे मैंगनीज पर आवेश +4 है। ये अमोनियम आयन की उपस्थिति में इलेक्ट्रॉन लेकर के अपचयित होता है, तो मैंगनीज +4 से +3 में चला गया और अमोनिया गैस यहां से उत्सर्जित हुई। ये अमोनिया गैस इस जिंक +2 आयन के कांटेक्ट में आकर के एक संकुल यौगिक बना लेती है। दैट्स इट, ये अभिक्रिया इसमें होती है। ये और ये आपस में, यहां पे एनोड पर ऑक्सीकरण हुआ, यहां पे अपचयन हुआ, जिंक +2 आयन बना, अमोनिया के साथ रिएक्ट करके कॉम्प्लेक्स बना देगा, देन खत्म। इतना सा काम इसका है। और यह सेल एक टाइम के बाद काम करना बंद कर देगा। क्यों? क्योंकि यहां पर आपने जो अमोनियम क्लोराइड भर रखा है बेटा, अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम आयन, और क्लोराइड में जो Cl- आयन है बेटा, ये अम्ल से आता है, तो यह एक अम्लीय लवण होता है, अम्ल है, और आपने धातु लगा रखी है, तो कहीं ना कहीं उनके बीच में तो अभिक्रिया होगी ही होगी, चाहे आप इसको इस्तेमाल मत करो, एक टाइम के बाद ये वैसे भी खराब हो जाएगा। जैसे कि मान लो आप इस सेल को यूज ही मत करो, तब भी तो पड़े पड़े खराब ही होती चीजें, ओके, और आप इसको इस्तेमाल कर रहे हो तो भी खराब होगा ही होगा, ठीक। तो एक टाइम के बाद ये खराब हो ही जाते हैं। इतनी बात क्लियर हो गई, ओके। तो यहां पर होता क्या है बेटा, ओके। तो इस सेल में एनोड से प्राप्त Zn+2 आयन अमोनिया के साथ क्रिया कर संकुल बना लेते हैं। संकुल मतलब एक जटिल यौगिक बना लेते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, संकुल यौगिक बना लेते हैं। किस तरीके से? जिंक +2 आयन यहां पर 4 अमोनिया मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन होता है और Zn NH3 होल 4
+2 का कॉम्प्लेक्स बना लेता है। बस इतनी सी बात आपको ध्यान रखनी। ये आप उपसहसंयोजक यौगिक वाले चैप्टर में पढ़ोगे, तो ध्यान रखना इसके बारे में। ये कुछ बातें, कुछ स्पेशल छोटी छोटी बातें, ये ध्यान रखना है। क्लियर है? तो जिंक 4 अमोनिया के साथ क्रिया करता है और ये उपसहसंयोजक संकुल बना लेता है। अब आपसे क्वेश्चन देखो, बढ़िया क्वेश्चन कैसे पूछे जा सकते हैं इसमें, कि यार हमारे पास एक शुष्क सेल है, शुष्क सेल में एनोड से प्राप्त आयन कैथोड से प्राप्त गैस के साथ क्रिया करके एक संकुल बनाता है। वो संकुल कौन सा है? ये है ZnNH3 ये संकुल है, जिसमें जिंक पर आवेश कितना है? +2। ये आवेश इसी की वजह से, क्योंकि अमोनिया तो उदासीन है, ये 4 अमोनिया के साथ अटैच रहता है। बाकी इसका नाम क्या होता है ये अपन आगे पढ़ेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में। क्लियर? तो इस तरीके से ये होता है आपका पहला सेल, शुष्क सेल। सेकंड सेल जो कि है आपका मरकरी सेल। हाँ जी, तो प्राथमिक सेल के अंदर पहला हमने शुष्क सेल पढ़ लिया, अब है उसी के अंदर सेकंड आपका मरकरी सेल। मरकरी सेल बिल्कुल बटन के जैसा होता है ना, इसको बटन सेल भी बोला जाता है। तो इसमें होता क्या है, जैसे कि आप यहां पर देख पा रहे हो सर, इसके ऊपर एक तो बिल्कुल एक ना स्टील जैसा एकदम मेटल की इसके ऊपर परत चढ़ी होती है, अंदर उसके अंदर माल भरा होता है। तो जरा देखो ध्यान से, इसका पोस्टमार्टम करते हैं। ये है हमारे पास, थोड़ा ज्यादा गोल बना दिया, इसका मैंने एक हिस्सा दिखाया, ठीक है, वो इस तरह का है। तो इसके अंदर कोयल के जो यहां पर ये जो आपका सेल है, इसके अंदर ऊपर अलग मसाला भरा होता है, नीचे अलग मसाला भरा होता है, बीच में पेस्ट भरा होता है। ऊपर अलग लेयर होती है, नीचे अलग लेयर होती है, बीच में पेस्ट भरा होता है। यहां पे देखो, ये ऊपर अलग मसाला है, बीच में अलग ये पट्टी है और नीचे अलग मसाला है। सेम उस तरीके से तो यहां पर ऊपर अलग मसाला होता है, नीचे अलग मसाला होता है, और यहां पर दोनों को विभाजित करने वाली एक अलग लाइन है। अब यहां पर आपको इन चीजों को समझना है। यह जो ऊपर वाली परत है, ऊपर वाला जो पेस्ट है, ये होता है आपका एनोड, और ये एनोड होता है जिंक अमलगम का, जिंक अमलगम का। जबकि ये जो नीचे वाला है, ये है आपका मर्क्यूरिक ऑक्साइड HgO, और साथ में इसमें कार्बन का पाउडर है, ठीक है, HgO प्लस कार्बन पेस्ट। देखो ध्यान से, यहां पर ये कार्बन पेस्ट बिखरा हुआ है, और दोनों के बीच में यहां पर ये एक पृथककारी सॉल्यूशन, जिसमें आपका भरा होता है विद्युत अपघट्य, विद्युत अपघट्य KOH और ZnO, ये इसमें भरा होता है। अब ये कैसे क्रिया करता है इसके बारे में हम समझ लेते हैं। पहली बात, मरकरी सेल में एनोड और कैथोड क्या होता है, पहला क्वेश्चन। तो यहां पर एनोड होता है जिंक अमलगम, जिंक अमलगम, जिंक का मरकरी के साथ सॉल्यूशन, जिंक अमलगम ZnHg, ठीक है, इसको जिंक अमलगम भी बोला जाता है, अमलगम। ये हो गया डन। और दूसरा कैथोड, कैथोड है आपके पास HgO प्लस यहां पर कार्बन पाउडर या कार्बन पेस्ट, ये यहां पर उपस्थित होता है। इसमें ये जलीय होता है, इसमें पानी भी होता है, हल्का सा नमी भी होती है, इसमें मॉइस्चर भी होती है। तो इतनी बात ये हो गई। और विद्युत अपघट्य यहां पे है ही सही, विद्युत अपघट्य में KOH होता है मेनली, यहां से ये OH माइनस आयन देता है। ओके, तो यहां पर एनोड ये हो गया, कैथोड ये हो गया, विद्युत अपघट्य KOH और ZnO हो गया।
अब यहां पे अभिक्रिया कैसे होती है सर ये बताओ। तो यहां पे जरा आपको अभिक्रिया समझनी है तो उससे पहले कुछ छोटी छोटी बेसिक इंफॉर्मेशन को आपको कलेक्ट करना पड़ेगा। यहां स्पेस नहीं है, यहां बता दूं, इतना नोट कर लिया। देखो थोड़ी छोटी छोटी थ्योरी इसमें आराम से क्लियर हो जाएगा, 10-10 मिनट का टॉपिक है सब। एनोड, एनोड पर अभिक्रिया हो उससे पहले मैं कैथोड वाली अभिक्रिया बता देता हूं। एनोड पर क्या होगा और कैथोड पर क्या होगा। जो कैथोड पर आपके पास क्या है, HgO। कैथोड पर आपके पास क्या है, ये HgO। ओके, कैथोड पर आपके पास है HgO। ये इसमें क्या होता है, कुछ मात्रा में वाटर भी प्रेजेंट होता है। तो H2O की प्रेजेंस में ये इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करता है, क्योंकि कैथोड पर क्या होता है, अपचयन। अपचयन, इलेक्ट्रॉन लेना अपचयन कहलाता है। तो ये अपचयन करके क्या करेगा, यहां से Hg को जो कि +2 से था Hg में कन्वर्ट कर देगा और साथ के साथ यहां से OH माइनस आयन रिलीज करता है। OH माइनस आयन रिलीज करता है, OH माइनस आयन रिलीज करता है। इसको बैलेंस करोगे, देखो यहाँ पे 2 H है, यहाँ 2 लगा दोगे तो ऑक्सीजन 2 हो गए, एक ये रहा एक ये रहा, आवेश माइनस का 2 हो गया तो 2 यहाँ लगा दो प्लस का, ये माइनस का 2, इधर भी -2 उधर भी -2, यहां से 2 OH माइनस आयन रिलीज होते हैं, वो फिर जिंक अमलगम वाले कॉम्प्लेक्स के साथ रिएक्ट करते हैं। समझ आ रहा है। HgO जो उसमें स्मॉल अमाउंट में वाटर था, फिर यहां पर ये इलेक्ट्रॉन लिया, ये जिंक ने दिया होगा, ठीक है, अंदर उनकी अभिक्रिया चल रही है, ये OH माइनस। तो यहां पर हो क्या रहा है, एनोड पर जो जिंक अमलगम था, जो जिंक अमलगम था हमारे पास, वह क्या करता है, 2 OH माइनस आयन के साथ इंटरेक्ट करता है और यहां पर जिंक ऑक्साइड बनाता है, ठीक है, और साथ के साथ यहां से 2 इलेक्ट्रॉन को ये रिलीज करता है। ये सिंपल सी अभिक्रिया है। तो एनोड पर ये हुआ, कैथोड पर ये हुआ, ये 2 OH माइनस आयन यहां से आए हैं। अगर आप इन दोनों को जोड़ दोगे तो कुल सेल अभिक्रिया भी आप लिख सकते हो। हाँ जी, संपूर्ण सेल अभिक्रिया। क्वेश्चन आता है कि यार यहां पर ईंधन सेल में, या फिर अगर हम बात करें इस सेल में कौन सी अभिक्रिया होगी, तो यहां पे जरा देखो ध्यान से, दोनों अभिक्रियाओं को आप जोड़ोगे तो देखो 2 OH माइनस इस तरफ है, 2 OH माइनस इस तरफ है, 2 इलेक्ट्रॉन इस तरफ है, 2 इलेक्ट्रॉन इस तरफ है, कैंसिल आउट हो जाएंगे आपस में। तो यहां जिंक अमलगम ये बचा रहा और यहां पर ये HgO बचा रहा, प्लस में वाटर बचा रहा, गिव्स ZnO प्लस Hg, ये रहा। क्या बेटा ये अभिक्रिया समझ में आई। जोड़ दिया दोनों को, इधर वाला पद इधर वाले पद से कट गया, 2 इलेक्ट्रॉन उधर वाले 2 इलेक्ट्रॉन से कट गया, कैंसिल आउट हो गया, ये खत्म हो गया। ये हो गया आपके पास संपूर्ण सेल अभिक्रिया। संपूर्ण सेल अभिक्रिया क्लियर है, ये हमने देख लिया। अब आगे की कहानी, अब आगे की कहानी। इतनी बात क्लियर, तो ये वाला सेल हमारा कंप्लीट। अब जरा देखो ध्यान से, इसमें मुश्किल से हमारे पास 3 सेल बचे हुए हैं। एक है सीसा संचायक सेल, एक है आपके पास निकल कैडमियम सेल और एक है आपके पास ईंधन सेल। बहुत ही छोटे टॉपिक है, तो उम्मीद है हम उनको इस टाइम पर कर सकते हैं। अगर आप मुझे 15 मिनट देंगे तो हम उनको कर लेंगे बेटा, बहुत ही सिंपल से, ताकि हमें अगले दिन उसको एक्सटेंड ना करना पड़े। ठीक, मैं पार्थ सर को बोल दूंगा कि वो आपकी क्लास जो 7:30 बजे स्टार्ट होती ना, उसको वो 7:40 तक पढ़ाना स्टार्ट करें। उससे पहले वो थोड़ी बहुत हल्की फुल्की बातें कर ले, क्योंकि ये खत्म हो जाएगा आज, इसलिए ये क्लियर हो गया। अब देखो दूसरा सेकंड सेल, द्वितीयक सेल। द्वितीयक सेल, अब द्वितीयक सेल के अंदर हम बात करें तो द्वितीयक सेल के अंदर क्या होता है। द्वितीयक सेल में हम रिचार्ज कर सकते हैं, वापस से बैटरी को चार्ज कर सकते हैं। जैसे कि आपके घरों में इन्वर्टर वगैरह लग रहा होगा, तो इन्वर्टर के साथ एक बड़ी सी बैटरी आती है ना,
एक्साइड की बैटरियां आती है, तो उन बैटरियों में क्या भरा होता है, H2SO4 का सोल्यूशन, लेकिन उनके ऊपर क्या लगे होते हैं, इलेक्ट्रोड्स लगे होते हैं। ओके, तो जिनके अंदर पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल होता है वो रिचार्जेबल होते हैं, एनर्जी लेते हैं, चार्ज होते हैं, फिर आपको इलेक्ट्रिसिटी देते हैं। तो यहां पर इनमें किस तरीके से ये वर्क करता है, तो इसके अंदर पहली है आपके पास, हेडिंग डाल लीजिएगा, द्वितीयक सेल या पुनः आवेशन योग्य बैटरियां। इसमें सबसे पहले है सीसा संचायक सेल, सीसा संचायक सेल। यही थोड़ा सा हल्का सा इसकी अभिक्रिया थोड़ी कॉम्प्लेक्स है, बाकी आसान है। सीसा संचायक सेल, देखो थोड़ा डायग्राम आपको कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा, ये बनाने की जरूरत नहीं, एक सिंपल सा डायग्राम बना लो, हमें चीजें समझनी है। ये हमने जैसे कि एक सेल बना लिया, इस सेल में एक होता है आपके पास एनोड, और इसमें एनोड इस्तेमाल करते हैं हम लेड का, ठीक है, एनोड पर नेगेटिव चार्ज। ओके, इसका संबंध होता है इसके पास वाले से, और इसके पास वाले में एक पतला सा यहां पर लगा होता है ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड, ठीक, सेम इसमें भी ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड, ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड नहीं बोलूंगा, वो भी लेड का इलेक्ट्रोड है, सॉरी। हाँ, यहां पर ये एनोड इससे हमने अटैच कर दिया, सेम उस तरीके से ये एनोड हमने इससे अटैच कर दिया। यहां पर ये जो पतली छड़ है ना, ये भी आपके पास पीबी की छड़ है, ये कैथोड की तरह बिहेव करेगी, बस इसमें थोड़ा सा चेंज क्या है वो चेंज मैं आपको बता देता हूं। एनोड हो गया, कैथोड हो गया, नीचे जो विलियन है, ये देखा होगा, एक छड़े डूबी रहती है बेटा सोल्यूशन में, ये है आपके पास H2SO4 का जलीय सोल्यूशन, जलीय विलियन, जलीय विलियन 38%, इसमें H2SO4 होता है, 38% H2SO4 का सोल्यूशन है ये। अब यहां पर और क्या चीज है यार, ये जो बॉक्स है ना, ये बॉक्स, इस वाले इलेक्ट्रोड के चारों ओर कोटिंग चढ़ी हुई है PbO2 की, इस वाले इलेक्ट्रोड के चारों ओर ये जो कोटिंग चढ़ी हुई है बेटा, सेम इस तरीके से इसके चारों ओर क्या चढ़ी हुई है, कोटिंग चढ़ी हुई है, ग्रिल चढ़ी हुई है इसके ऊपर। ये ग्रिल किसकी है, PbO2 की ग्रिल है, जैसे कि आप यहां पे देखो अब डायग्राम में, ये एनोड है, एनोड रहा हमारे पास, ठीक, दूसरा एक कैथोड है, ये कैथोड रहा हमारे पास, ये कैथोड रहा, ठीक है। इसमें नीचे H2SO4 का सोल्यूशन भरा हुआ है, ये पीला पीला आपको सोल्यूशन है, लिक्विड है ये, इसमें H2SO4 भरा हुआ है, और क्या है, धनात्मक प्लेट PbO2 से युक्त होती है, PbO2 से युक्त ग्रिड्स होती है, इसमें पतली पतली छड़ें होती है, तो पतली पतली छड़ें इसमें हैं जो कि PbO2 से लेपित है। तो यहां पर यह है आपका सीसा संचायक सेल। मुझे लगता है कि नहीं हो पाएगा, तो अपन जितना हो सकता है उतना कर लेंगे, बाकी अगले लेक्चर में कर लेंगे। बस उस लेक्चर में हम क्या करेंगे, इस बचे हुए पोर्शन को हम स्टार्ट एक नया चैप्टर करेंगे बेटा। अगले लेक्चर में हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, रासायनिक बल गति की, तो उसमें पहले हम इसको खत्म कर लेंगे और फिर बाद में जो हमारा रासायनिक बल गति की उसको स्टार्ट कर लेंगे। क्लियर? कोशिश तो कर रहे हैं अपन हो जाए, लेकिन ज्यादा जल्दीबाजी भी सही नहीं है। हो गया इतना डन? आराम से समझ लो इस डायग्राम को कि नीचे यहाँ पे H2SO4 का सोल्यूशन है, हमने इसमें रोड्स डाल रखी है, और अगर हम रासायनिक बल गति की स्टार्ट नहीं करेंगे तो कल क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे, ये वाला अपन कर लेंगे। ओके, ये कर सकते हैं मंडे को, कल मतलब मंडे, कल कोई क्लास नहीं है अपनी, कल कोई क्लास नहीं है। ये क्लियर हो गया? हाँ जी,
ओके, मंडे को अपन क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे, इसको खत्म करने के बाद क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे। ठीक, टेस्ट का सिलेबस बेटा, टेस्ट का सिलेबस मंडे को देख लेंगे, ये चैप्टर आएगा पूरा। ओके, इतना क्लियर हो गया। अब इसकी रिएक्शंस देखो, Mn पर +3 आवेश क्यों आया, 4 आएगा ना। अरे कहां पे पगले, यहां पे देख, एक ऑक्साइड पर -2 और OH पर -1, तो ऋणावेश कितना हुआ, -3, तो धनावेश कितना हुआ, +3। ठीक, अब यहां पे जरा देखो ध्यान से। अरे यार ये तो खत्म करा दूं भाई सन्नी, पार्ट सर जो 10:30 बजे लेते हैं बेटा वो तो क्लियर करो। अरे भाई कहीं भी मिलने नहीं जाना है यार। ओके, पता नहीं एसपी सर ने बदनाम करके रख दिया, मिलने जाना है, मिलने जाना है, मिलने जाना है। ठीक है, ओके, ये क्लियर हो गया। अब यहां पर इसकी रिएक्शन देख लो, बस ये सेल खत्म कर लो, बाकी अगली क्लास में। ओके, हाँ, क्योंकि मैं जिनके लिए कर रहा हूं उन्हीं को फुर्सत नहीं है, तो भैया फिर अपने को भी कुछ नहीं है। हाँ, अब जरा देखो ध्यान से, यहां पर 8 एनोड, एनोड पर क्या होगा, ऑक्सीकरण होगा। एनोड किसका है, लेड का है, तो एनोड पर क्या होगा, ऑक्सीकरण। तो पीबी किस में कन्वर्ट होगा, पीबी जो कि ठोस है, यह 2 इलेक्ट्रॉन त्याग करके Pb+2 में कन्वर्ट हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा। लेकिन ये जैसे ही किसमें गया, सोल्यूशन में गया। सोल्यूशन में क्या है, H2SO4। तो H2SO4 किस तरीके से यहां पर प्रेजेंट है, 2H प्लस सल्फेट आयन की फॉर्म में प्रेजेंट है। तो वहां से वो सल्फेट आयन के साथ इंटरेक्ट कर लेता है। यह जो Pb+2 है, यह Pb2+ बेटा सोल्यूशन में प्रेजेंट सल्फेट ऋण आयन के साथ इंटरेक्ट कर लेता है और PbSO4 का अवक्षेप बना लेता है, अवक्षेप बना लेता है। तो एनोड पर जो कुल रिएक्शन होगी ना, एनोड पर इन दोनों का सम हो जाएगा। तो कुल रिएक्शन जो कि एनोड पर हो रही है, जो कि सिर्फ एनोड पर हो रही है, देखो ये Pb+2 से Pb+2 कट गया, तो यहां पर PbS प्लस सल्फेट आयन गिव्स PbSO4 अवक्षेप। ठीक है, PbSO4 प्लस ये 2 इलेक्ट्रॉन यहां पर ये रिलीज कर दिया। ये कुल रिएक्शन है जो एट एनोड हो रही है। एट कैथोड देख लो, देन फाइनल, खत्म। एट कैथोड, फिर दोनों को जोड़ लेना है। एट कैथोड, अब कैथोड पर कौन है, PbO2। PbO2 की उसके ऊपर लेयर चढ़ रही ना, तो इस पर है PbO2। हाँ जी, अगर उसने 2 इलेक्ट्रॉन त्यागे हैं तो भैया ये लेने का काम करेगा, हाँ या ना। ओके, 2 इलेक्ट्रॉन लिए, लेकिन अपचयन में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का लेना भी अपचयन कहलाता है, H+ आयनों का लेना भी अपचयन कहलाता है। तो बेटा साथ के साथ ना यहां से H+ आयन भी प्राप्त होते हैं। ओके, तो यह जो PbO2 है, यह भी संख्या वंख्या में हटा देता हूं, आपको बैलेंस करवा दूंगा। देखो ध्यान से, यहां पर Pb पे आवेश कितना है बता सकते हो, MnO2 की तरह ही। देखो X मान लो, 2 ऑक्सीजन है, 1 ऑक्सीजन पर आवेश -2 बराबर 0, तो X बराबर कितना आएगा, +4। इस पर आवेश है +4। ठीक, ओके, तो +4 इसके ऊपर आवेश है, तो यहां पर +4 से ये चला जाता है बेटा Pb+2 में, +2 में। ओके, और यहां पर साथ के साथ बनाता है H2O, H2O बनाता है। अब यहां पर आपको सारी चीजें बैलेंस करके चलनी है। ठीक है, किस तरीके से वो बैलेंस होएगी, यहां पर जब मैं 2 लगाता हूं बेटा तो ये चीजें बैलेंस हो जाएगी। यहां पर मेरे पास 4H+
और यहां पर मेरे पास 2 इलेक्ट्रॉन, ताकि इधर प्लस 2 धनावेश है तो 4H प्लस और 2 इलेक्ट्रॉन, तो टोटल +2 बच जाएगा। ये अभिक्रिया इधर हुई। तो ये होता है एट कैथोड, लेकिन अभिक्रिया समाप्त नहीं हुई। ये Pb+2 आयन क्या विलयन में उपस्थित सल्फेट ऋण आयन के साथ इंटरेक्ट करके अवक्षेप बना सकता है? बना सकता है। तो यह Pb+2 आयन सल्फेट आयनों के साथ मिलकर के क्या बना सकता है? अवक्षेप बना सकता है PbSO4 का। तो अगर मैं पूछूं कैथोड पर कुल अभिक्रिया, तो इन दोनों का सम हो जाएगा क्या? कैथोड पर कुल अभिक्रिया, कैथोड पर कुल रिएक्शन, कुल रिएक्शन क्या हुई? सिंपल सा, ये Pb2+ आपस में कैंसिल आउट हो गया। यहां पर क्या बच गया? PbO2 बच गया, 4H+ आयन बच गए, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन बच गए, सल्फेट आयन बच गया, और सिंपल यहां पर PbSO4 और प्लस 2H2O बन गया। ये हमारे पास कैथोड पर कुल रिएक्शन आ गई। हो गया। बस इन दोनों को जोड़ दो, आपके पास संपूर्ण सेल अभिक्रिया आ जाएगी। बस इतना लिखेंगे, बाकी कुछ नहीं लिखेंगे। हाँ, तो संपूर्ण सेल अभिक्रिया, अरे रे रे रे, सेल रिएक्शन। ओके, तो संपूर्ण सेल अभिक्रिया में यहां पर क्या हुआ था कि यार ये PbS प्लस सल्फेट ऋण आयन गिव्स PbSO4 प्लस यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन, ये हमें मिला। ये तो हुआ हमारे पास कैथोड पर, और एनोड के साथ इसको, ये हुआ एनोड पर। अब कैथोड पर क्या हुआ था? कहां गया? ये हुआ था PbO2 प्लस सल्फेट आयन प्लस 4H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स PbSO4 प्लस 2H2। ये हमारे पास हुआ। क्लियर है? अब इन दोनों को जोड़ दो, आपके पास नेट सेल रिएक्शन आ जाएगी। या तो बेटा मैं आपको इनको डायरेक्ट छाप के लिखा था, ठीक, उससे बढ़िया तो है ना कि मैंने आपको उसको अलग अलग करके सेपरेट करके बताया। आपके मन में बहुत सारे सवाल चल रहे होंगे, सर इसको कैसे याद करेंगे? तो अगर 1-2 बार आप टाइम दोगे, समय दोगे, ऑटोमेटिक याद होती चली जाएगी। बस ये ध्यान रखना है कि कैथोड पे अपचयन होता है, एनोड पे ऑक्सीकरण होता है। वहां इलेक्ट्रॉन त्यागे जाते हैं, यहां ग्रहण किए जाते हैं। तो 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कट गया। अब यहां पे आपको थोड़ा सा समझना है। देखो, Pb कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ है, तो Pb ठोस बन गया। ओके, PbO2 कहीं पे भी नहीं है और जगह ताकि कट सके, ये PbO2। अब यहां पे देखो ध्यान से, कितने सल्फेट आयन? 1 सल्फेट आयन ये, 1 सल्फेट आयन ये, 2 सल्फेट आयन। जब एक H2SO4 टूटता है तो 2 सल्फेट आयन 2 H+ बनते हैं, 1 सल्फेट आयन बनता है। वहां पे मेरे को 4 H+ आयन मिल रहे हैं, 4 H+ आयन मिल रहे हैं, और 2 सल्फेट आयन मिल रहे हैं, 2 सल्फेट आयन मिल रहे हैं। मतलब 2 मोल H2SO4 टूटा होगा, तो अगर वापस से जुड़ रहा है तो जुड़ जाएगा। तो 4 H+ और 2 सल्फेट ऋणायन मिलकर के दे देंगे बेटा 2 H2SO4 गिव्स, यहां पर PbSO4 2 PbSO4 प्लस 2 H2O। ये क्लियर? हाँ जी, तो इसी के साथ ये वाली कुल सेल अभिक्रिया आपके खत्म हुई। तो ये था आपके पास सीसा संचायक सेल, इसके बाद निकल कैडमियम सेल और ईंधन सेल, और कौन सा बचा इसमें? संक्षारण, वो अगली क्लास में कर लेंगे, और कुछ जो क्वेश्चन है हमारे होमवर्क के वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, ओके, जितने कल हो जाएंगे उतने करेंगे, फिर बाकी को बैकलॉग सीरीज वाली क्लास में करेंगे। क्लियर हो गया मामला सबका? हाँ भैया, क्लियर है? ओके, तो ये चीजें हमने डिस्कस करनी है, बाकी अपन अगली क्लास में देखेंगे। थैंक यू, जय हिंद।